हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, गुप्त राजवंश से संबंधित है, जिसे गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था और इसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इतिहासकार इस अवधि को स्वर्ण युग मानते हैं और गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था ये तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। अगर हम बात करें कि जब मौर्य वंश था, शुंग वंश था, इन दोनों का जब पतन हो गया तो उसके बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको क्लियर कराया जाता है और बहुत ही कम समय में कम शब्दों के साथ अधिक ज्ञान के साथ आपको इसकी तैयारी करवाई जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि जब मौर्य वंश और शुंग वंश का जब पतन हो गया तो उसके बाद में हर्ष का तक जो है भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। सभी राजा जो थे वे आपस में झगड़ा करते रहते थे और उन्होंने पूरे भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांट लिया था। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो आए थे उनमें हमने ये जाना था कि कुषाण एवं सातवाहनों ने कैसे राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी में ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ था। जो मौर्योत्तर काल था ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। मौर्य वंश के बाद का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। तो तीसरी शताब्दी में जो थी इसमें 3 राजवंशों का उदय हुआ था। मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकटक और पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख है। तो जो मध्य भारत में नाग शक्ति और दक्षिण भारत में वाकटक, उसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये पूर्वी भारत में जो गुप्त वंश प्रमुख था उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया कि मौर्योत्तर काल के बाद में भारत में 3 राजवंश प्रमुख थे, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। क्योंकि भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो मौर्य वंश के काल में देखी गई थी और उसके बाद में गुप्त वंश काल में देखी गई थी। इसके बीच में जो कुषाण वंश हुआ है, सातवाहन वंश हुआ है, इन लोगों में आपस में राजनीतिक एकता नहीं थी और ये मौर्य वंश के बाद में हमें दोबारा गुप्त वंश में देखने को मिलती है। तो आगे अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। इनकी भाषा संस्कृत थी और इनका धर्म वैष्णव था। लेकिन अगर हम बात करें प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में तो ये पता चलता है कि वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त सबसे प्राचीनतम राजा थे गुप्त वंश के। इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक चला था। हालांकि प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्रपात्र हैं उस अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। जो गुप्त प्रभावती के जो गुप्त के पूना ताम्रपात्र हैं उनमें जो है इसको आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। और यह भी बताया जाता है कि श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इतिसंग ने लगभग 500 वर्षों बाद किया था। पुराणों में यह कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत जिसको कि अयोध्या कहा जाता है, तथा मगध में फैला था। मगध साम्राज्य भी मैंने आपको पढ़ाया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, वहाँ पर वो जाकर आप देख लीजिए। तो श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। जो श्रीगुप्त था वो किसी शासक के अधीन था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा
कि जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था और इसको आदिराज कहा जाता था। और इसने चीनी यात्रियों के लिए मंदिर भी बनवाए थे। और इनका जो आरंभिक राजाओं का जो साम्राज्य था वो गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत, मगध में फैला हुआ था। आगे बात कर लेते हैं घटोत्कच की। तो श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा था। देखिए, घटोत्कच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत सीरियल से चल रहा है तो मैं सारे आपको पढ़ाता चल रहा हूँ। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा था और ये 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना था। और ये शाही परिवार का वंशज रहा हो सकता है ये। और प्रभावती गुप्त के पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपात्रों में अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक सीमित था, ये भी आप जान लीजिए। आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे ये 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इनका साम्राज्य रहा था। सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा अपने आप को बनाया, मतलब राजा बने थे ये 320 ईस्वी में, जब इनके पिता घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी। ये प्रथम महान सम्राट थे और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। जो चंद्रगुप्त थे इनको प्रथम महान सम्राट और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो इन्हीं को माना जाता है। और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा, इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त जो गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो उपाधियां जरूर याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिच्छवी संघ था इसने उसको मिला लिया था। और चंद्रगुप्त ने जो संवत की स्थापना की थी वो 319 से 320 ईस्वी में की थी। पुराणों तथा हरिशेण में लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। जो पुराण है और हरिशेण के लिखित जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें चंद्रगुप्त के प्रथम का जो राज्य है उसके विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने लिच्छवी के सहयोग से और उनका समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी जो थी कुमार देवी, उनके साथ इन्होंने विवाह किया था। और विवाह के अनुसार जो है संबंध स्थापित किए और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के राज्य प्राप्त कर लिया था, क्योंकि जब वहाँ विवाह किया तो इनको वो राज्य प्राप्त हो गया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो मगध था और उसके आसपास का जो सीमावर्ती क्षेत्र था वो इनके अधिकार में आ गया। और कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया था। और चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे, ये भी याद रखिएगा। लिच्छवी के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया था, जो कि हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि इन्होंने 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। ये घटोत्कच के पुत्र थे और इनको महान सम्राट और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और इनकी जो उपाधि इन्होंने अपने आप को धारण करवाई थी वो थी महाराजा धीराज। और ये गुप्त वंशावली का पहला स्वतंत्र शासक था, ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है शक संवत। तो गुप्त संवत और शक संवत के मध्य जो है 241 वर्षों का अंतर है। और इन्होंने क्या किया था, जो इनके जो विस्तार की जानकारी जो मिलती है इनके राज्य की, वो पुराणों तथा हरिशेण के जो लिखित प्रयाग प्रशस्ति है उससे जानकारी मिलती है। और इन्होंने जो लिच्छवी थी वहाँ की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। आगे हम वीडियो में जानेंगे कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था उसने कैसे आगे का राज्य इनका संभाला था। और जो स्मिथ थे,
स्मिथ ने इनके अनुसार कहा गया था कि वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया था और जो मगध था उसके आसपास के क्षेत्र पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। आगे हम बात करें अगर समुद्रगुप्त की, तो ये 335 से 375 ईस्वी तक रहे थे और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र, मैंने बताया था ना कि जो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी थी, कुमार देवी और चंद्रगुप्त दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था समुद्रगुप्त, वो राजगद्दी पर बैठा था 335 ईसा पूर्व में। तो संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने भी शासक थे उनमें महान शासकों में इसका नाम आता है समुद्रगुप्त का, और इन्हें पराक्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। इनके पिता की राजधानी चंद्रगुप्त की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनकी समुद्रगुप्त की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। वो भी महाराजा धीराज की उपाधि से उन्होंने धारण कर रखा था और इसने भी अपने आप में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। और ये स्वयं को लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी मतलब जाना जाता था और ये लिच्छवी दौहित्र कहने पर इसको बड़ा गर्व होता था, गर्व अनुभव करता था ये। तो इसके जो दूसरे नाम है याद रखिएगा, इसको जो उपाधि मिली थी वो महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी और स्वयं इसको जो है लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा लोग कहते थे। अगर हम समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक और विस्तारवादी थी, जो समुद्रगुप्त था इसकी जो नीतियां थी वो आक्रामक था, विस्तारवादी थी और इसने जो उत्तर भारत था यहाँ के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। इसके कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, जो विंसेंट स्मिथ थे उन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा है और इसे अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है। तो इस स्लाइड में आप इतना याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने भी अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी थी और इसने समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी और ये स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहे जाने पर गर्व अनुभव करता था। और समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी वो आक्रामक थीं, विस्तारवादी थी। इसने उत्तर भारत में 9 राज्यों को और दक्षिण भारत में 12 राज्यों को जीता था, जिसके कारण विंसेंट स्मिथ ने इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इसे अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और समुद्रगुप्त जो था ये राजा तो था ही था, ये राजा के साथ में एक अच्छा कवि और एक संगीतज्ञ भी था। ये जो समुद्रगुप्त था ये अच्छा राजा था और ये अच्छा भी कवि भी था और संगीतज्ञ भी था और इसीलिए उच्च कोटि के जो विद्वान थे और विद्या का उदार संरक्षक था। जो उच्च कोटि के विद्वान और विद्या का उदार था उसका ये संरक्षक था। और चंद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ये इसके दूसरे नाम है महाराजा धीराज, ठीक है, और आपका लिच्छवी दौहित्र हो गया और अश्वमेधकर्ता हो गया, भारत का नेपोलियन हो गया, कविराज हो गया। ये समुद्रगुप्त के सारे उपनाम है और ये महान संगीतज्ञ था। इसे वीणा वादन का भी शौक था। जो सिक्के प्राप्त हुए थे इसके शासनकाल में उस पर इसकी वीणा बजाती हुई जो चित्र आकृति थी, तो उससे पता चलता है कि ये वीणा का भी वादन का भी शौक था, ये वीणा बजाता था। हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का मंत्री भी था और दरबारी कवि भी था और हरिशेन द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति रची गई थी समुद्रगुप्त के राज्यरोहण का, विजय का, साम्राज्य विस्तार का सटीक जानकारी प्राप्त होती है। आज जो भी इतिहास हम पढ़ते हैं, देखिए वो उस समय कहीं ना कहीं लिखा गया था, तो वो इतिहास के जो स्रोत हैं, वो इतिहास के स्रोत जानने भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जानकारी कैसे मिलती है। तो जो समुद्रगुप्त था इसका एक मंत्री था और वही दरबारी कवि भी था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो हरिशेन था वो समुद्रगुप्त का मंत्री और दरबारी कवि था। इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी जिसमें समुद्रगुप्त के राज्यरोहण का, विजय साम्राज्य का विस्तार का संबंध में सटीकता से जानकारी
प्राप्त होती है। और जो काव्यालंकार है सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। इनका एक ये भी नाम था। तो मैंने आपको कितने नाम बता दिए। सबसे पहले मैंने बताया महाराजा धीराज की उपाधि से लिच्छवी दौहित्र, भारत का नेपोलियन, अश्वमेधकर्ता, कविराज, चंद्र प्रकाश, ये इसके नाम है। उसने उदार, दानशील, असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया था। वैदिक धर्म के अनुसार जो है इन्हें धर्म व प्राचीर बंध यानी धर्म की प्राचीर कहा जाता है। और इसका जो देहांत हुआ था, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 375 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था। देखिए, इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त था प्रथम था और इसके पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। बाबा और पोते का नाम एक जैसा ही था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों रिश्ते में बाबा और पोते थे। समुद्रगुप्त की अगर हम साम्राज्य की बात करें तो समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। इसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी माला तक विस्तृत था। ये इसका क्षेत्र था कि हिमालय में उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। अच्छा, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात, इनको छोड़कर बाकी जितना भी भारत था उस पर इसका राज्य ये सम्मिलित था। मतलब इसके राज्य में वो सारी भूमि सम्मिलित थी। दक्षिणा पथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की जो विदेशी शक्तियाँ थी इसकी अधीनता स्वीकार करती थी। वो लोग इसकी अधीनता को स्वीकार करते थे, इसके अधीन इसको अपना राजा मानते थे। फिर इसके बाद में आता है रामगुप्त। तो देखिए, ऐसा था कि जो समुद्रगुप्त था उसके दो पुत्र थे, एक था रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त सम्राट बना था, लेकिन इसके राजा बनने में जो विद्वान थे उनका थोड़ा मतभेद है आपस में, ठीक है। और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर ये पता चलता है कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी तो जो रामगुप्त था ये बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा, लेकिन ये बड़ा निर्बल और कायर था। जब शकों ने इसको हरा दिया था तो इसने अत्यंत अपमानजनक संधि करके इसने उन लोगों के साथ संधि की। और जो इसकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, इसने क्या किया, शकराज को भेंट में दे दिया। इसने अपनी पत्नी को ही शकराज को भेंट में दे दिया था। लेकिन इसका जो छोटा भाई था जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा ना कि चंद्रगुप्त प्रथम का पोता चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये वीर था और ये स्वाभिमानी व्यक्ति था। इसने छद्म ने ध्रुव स्वामिनी के वेश में जाकर शकराज के पास गया था और इसके कारण जो है देखिए रामगुप्त निंदनीय होता गया। और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। और उसकी पत्नी कौन थी, ध्रुव स्वामिनी। और वापस गुप्त वंश का ये शासक बन गया था। तो रामगुप्त का थोड़ा सा पीरियड है बीच में, तो वो आप याद रखेंगे क्योंकि समुद्रगुप्त का ये बड़ा बेटा था। तो पहले गद्दी पर ये बैठा था, लेकिन ये अत्यंत डरपोक था। शक राजाओं से हार करके उनके साथ संधि की और संधि में अपनी पत्नी को ही उनको दान में दे दिया। लेकिन जो छोटा पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय, इसने उसको वापस लाया उनकी पत्नी को और उनके साथ में विवाह किया और वापस गुप्त वंश का शासक बन गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य नाम हैं वो भी आप याद रखेंगे, देव, देवगुप्त, देवराज, देवाश्री, ठीक है, देवश्री, ये जो इनके नाम हैं ये हैं। और जो इनकी उपाधियां हैं उनको विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, इनकी उपाधियां धारण की हुई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम भी आप याद रखिएगा कि देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, सब देव से चालू हो रहे हैं, तो वो आप याद रखेंगे। और इनकी जो उपाधियां थी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये इनकी उपाधियां थी। इसने गुजरात और काठियावाड़ को जीता और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जब इसने गुजरात को और काठियावाड़ को जीता था तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। और इसी के शासनकाल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं आप, तो आपको मालूम होगा चीनी बौद्ध यात्री
चीनी यात्री था, बौद्ध यात्री फाहियान। ठीक है, 399 ईस्वी में से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर रहा था। ठीक, भारत लगभग 15 सालों तक भारत की यात्रा पर रहा था। और उसने जो भारत का विवरण किया है, जो उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसने सुखी और समृद्ध देश के रूप में इसको बताया है भारत को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक, हालांकि इसका पूरा जो गुप्त वंश का पूरा ओवर पीरियड है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं स्वर्ण युग के साथ में इसमें कुछ कुप्रथाएं भी, जैसे सती प्रथा उस समय चरम सीमा पर थी, तो सती प्रथा के हिसाब से इसको आप स्वर्ण युग नहीं कह सकते, लेकिन इतिहासकारों की माने तो इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत, याद रखिएगा, रजत का मतलब होता है चांदी, चांदी की मुद्राओं को चलाया था। ये प्रथम शासक था जिसने चांदी की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये प्रथम शासक था जिसने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, तथा जो है शकारी उपाधि इसने धारण की थी। ऊपर मैंने आपको उपाधियां बताई, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, और ये शकारी उपाधि भी इसने धारण की थी। आप इस चीज को भी याद रखेंगे। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। ठीक, तो पाटलिपुत्र राजधानी काफ़ी दिन तक चली। ये आप जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, और उसके बाद में आगे उनके लड़के ने, उनके पोते ने इस पोते ने आकर के राजधानी पाटलिपुत्र को रखा, लेकिन बाद में जो दूसरी राजधानी थी वो उसने उज्जैनी स्थापित की थी। ठीक, और इसके दरबार में 9 रत्न थे, कालिदास, छपड़क, शंकु, घटकरपर, वररुचि, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट, वराहमिहिर। जो कालिदास थे ये संस्कृत के कवि थे, धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद के ज्ञानी थे, घटकरपर ये कवि थे, वररुचि ये व्याकरण के ज्ञानी थे, और जो बेताल भट्ट है इनको तांत्रिक विद्या का ज्ञान था, और जो वराहमिहिर थे इनको खगोल विज्ञान का ज्ञान था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 9 रत्न कौन कौन से, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है, कौन सा व्यक्ति इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्नों में नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया था, वो भी आप याद रखेंगे। इसी के दरबार काल में जो ब्रह्मगुप्त थे उसने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था। पहले ये चीज़ भारत में ही थी, लेकिन अब विदेश में बाद में इसको हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्रतिपादित किया था। उसके बाद में आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 415 ईस्वी में कुमारगुप्त ने सत्ता संभाली। 415 ईस्वी में अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेघ यज्ञ के सिक्के जारी किए, और कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया था। इसने जो है, कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। इसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्या आदि उपाधियां धारण की थी। जो कुमारगुप्त था इसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह और महेंद्र दिव्या आदि उपाधियां इसने धारण की हुई थी। तो आगे अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आपने सुना ही होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय निवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ये जो था दुनिया का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहाँ पर मतलब बच्चों को वहीं पर हॉस्टल सुविधा दी जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, जो कि गुप्त वंश का शासनकाल था। ठीक है, और इसने 415 ईस्वी में गद्दी पर ये बैठा था, और इसने 40 सालों तक राज किया था। अगला मात्र 12 वर्षों तक शासन किया था, और इसकी जो उपाधियां हैं इसको विक्रमादित्य और या क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की हुई थी। जो कहोम अभिलेख है वहां पर स्कंदगुप्त को शक्रोपन कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो
है गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है विष्णुगुप्त है। हालांकि बीच में कुछ शासक हुए हैं लेकिन उनका वर्णन एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको अंतिम शासक बता देता हूं कि जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। और धीरे धीरे जो है यहीं से गुप्त वंश पतन की ओर चालू हो गया था, जो कि हम आगे जो इतिहास के वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर हम गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें तो गुप्तकालीन जो मंदिर थे ये ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिनमें ईंट पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। जो शुरुआत में गुप्त मंदिर थे उनमें शिखर नहीं होते थे, लेकिन इस काल के जो मंदिरों का निर्माण होता था वो ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी और मंदिर की जो छत होती थी वो एकदम सपाट होती थी। ठीक है, एक मतलब ऊपर को नुकीली शंक्वाकार नहीं होती थी, छत इनकी सपाट होती थी। ये इनके मंदिरों की विशेषता थी। अगर इस काल के हम प्रमुख मंदिरों की बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में है मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर, ये नागौद, ये भी मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी में है आपका उत्तर प्रदेश में। ईंटों से निर्मित भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ऐरण का विष्णु मंदिर, ये सागर मध्य प्रदेश में है। और नागौद का शिव मंदिर, ये सतना एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ मंदिर मैंने आपको बताए हैं। टोटल मंदिर जो है 2, 4, 6, 7 मंदिरों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अन्य मंदिर भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। ऊपर मैंने इनकी आपको निर्माण शैली कला के बारे में भी अभी मैंने पीछे बताया है कि इनके जो मंदिर थे वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, उनमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ थी और इनकी जो छत होती थी वो सपाट होती थी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कुल मैंने लगभग आपको 25-26 मिनट में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। तो अब हम आगे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त द्वारा, ऑप्शन बी श्रीगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी घटोत्कच के द्वारा, ऑप्शन डी कुमारगुप्त के द्वारा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी एक सींग वाला बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गरुड़। ये मैं थ्योरी सेक्शन में पढ़ाना भूल गया था, तो याद रखिएगा राजकीय चिन्ह जो था उनका वो गरुड़ था, ये मैं बताना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? हम लोग महान शासक उसको जो है किस में हमने पढ़ा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी श्रीगुप्त को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त को। तो देखिए श्रीगुप्त पहले शासक थे, वो भी नहीं होंगे। डी विष्णुगुप्त, वो भी नहीं होंगे। सी समुद्रगुप्त, ये तो कविराज थे भाई, ये कवि थे, ये नहीं। तो बचा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी हरिसेन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हरिसेन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो सी वाला विकल्प है धन्वंतरी, ये किससे संबंधित थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कविराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी श्रीगुप्त को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 8, शकों पर विजय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए थे? मतलब किस धातु के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी
चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत के सिक्के चलाए थे। तो रजत किसे कहा जाता था? मैंने आपको बताया है कि रजत चांदी को कहा जाता है। रजत क्रांति भी आपने सुनी होगी। तो रजत जो है मतलब रजत मतलब चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपके लिए है। शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। इस तरीके से हम आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक जो है इतिहास भूगोल के हम क्लियर कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।